नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंटी इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ कि नेपाल में सिर्फ 12 साल के बाद नेपाल के लोग ये कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। आपको पता ही होगा कि 2008 में नेपाल की जो राजशाही थी उसका अंत हुआ था। तो इस पूरी वीडियो में इसका विश्लेषण करते हैं, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि हर युवा क्रांतिकारी होता है और क्रांति उसे कब कम्युनिस्ट में बदल देती है पता ही नहीं चलता। लेकिन एक समय के बाद जब उसे आटे और दाल का भाव मालूम होता है तो वह अपनी वामपंथी विचारधारा को छोड़कर दक्षिणपंथी बन जाता है। इस विचारधारा का शिकार हुआ है भारत का पड़ोसी देश और एशिया का सबसे युवा लोकतांत्रिक देश नेपाल। 28 मई 2008 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करके वहां पर 240 वर्ष की राजशाही को खत्म कर दिया। असल में लोकतंत्र नाम का चूरण नेपाली जनता को वहां के मुट्ठीभर वामपंथियों ने चटाना शुरू किया। फिर 2001 में नेपाल के शाही परिवार की हत्या के बाद वामपंथियों को मौका मिल गया। उसके बाद राजा के छोटे भाई वीरेंद्र सिंह ने गद्दी संभाली, उसे गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन वो इतने कामयाब नहीं हो पाए और उन्होंने वामपंथियों के आगे 8 साल में घुटने टेक दिए। और 2008 में राजशाही का समाप्त करने के बाद जो देश में था एक माओवादी लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस समय देश में 65% जनता ने कम्युनिस्ट पार्टियों को वोट किया था। और अब अगर बात करें तो केपी ओली और जो पुष्पकमल दहल है उनकी पार्टियों ने विलय करके एक नई पार्टी का जन्म दिया जिसका नाम था एनसीपी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। अगर नेपाल की पार्टियों की हम बात करें तो नेपाल में 3 नेशनल पार्टियां हैं, जिसमें से एक है एनसीपी जो कि लेफ्ट विंग की पार्टी है, नेपाल कांग्रेस जो कि एक सेंटर लेफ्ट है, और जनता समाजवादी पार्टी जो कि एक सेंटर लेफ्ट है। और जो नेपाल है उसमें कोई भी राइट विंग की पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है, उसका कोई वजूद भी नहीं है। देश नया नया क्रांतिकारी से निकला था, देश एकदम युवा लोकतंत्र था, तो वो भी पूरी तरह से माओवादियों की जकड़ में आ गया। लेकिन केपी ओली ने 2018 में सरकार बनाने के बाद जो केपी ओली का झुकाव था वो चाइना की तरफ ज़्यादा था। केपी ओली की पार्टी ने 2018 में नेपाल की जनता के दिमाग में ऐसा वामपंथी जहर घोला कि 174 सीट जीतकर सरकार बनाई। फिर भारत से संबंध खराब किए, लिपि लेख, काला पानी और अयोध्या को नेपाल का हिस्सा बताया और चाइना के इशारे पर भारत को हर जगह से घेरने की कोशिश की। लेकिन ओली भूल गए थे कि नेपाल चाइना नहीं है। चाइना ने नेपाल के रूई गांव पर कब्जा किया, उसे तिब्बत का हिस्सा बताया, जिससे लोग भड़क गए। ओली ने जो नेपाल के युवाओं को चाइना जैसी तरक्की का चूरन चटाया था उसका असर अब कम दिखने लगा था, कम होने लगा था। लेकिन केपी ओली चाइना की पॉलिसीज पर चलते हुए नेपाल में एक तरफा शासन चाहते थे, इसलिए उन्होंने पार्टी की जो कार्यकारी समिति थी उसे अपने हाथ में लेने की कोशिश की, जो कि अब तक 15 सदस्यों की एक कमेटी चलती थी, जिसमें से जो 9 सदस्य थे वो पुष्पकमल दहल के थे। असल में पुष्पकमल दहल के असंतोष का एक और कारण था, जो कि थी चाइनीज नेपाली एम्बेसडर हु याङ्की, जिसके ओली के साथ काफ़ी करीबी संबंध बताए जा रहे थे। हु याङ्की ने नेपाल की राजनीति में दखल देने के साथ साथ जो केपी ओली थे उन पर भी हनी ट्रैप किया हुआ था, जो कि एक रिपोर्ट बताती है कि जो केपी शर्मा ओली थे वो हु याङ्की से हनी ट्रैप थे, हु याङ्की ने उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया हुआ था। तो पुष्पकमल दहल, माधव कुमार नेपाल और झालानाथ प्रचंड ने ओली सरकार के समर्थन लेने से पहले ही केपी ओली ने अपने आधे कार्यकाल में परसों रात विद्या देवी भंडारी को इस्तीफा दे दिया। अब 30 अप्रैल और 10 मई को 2021 में नेपाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। असल में ओली राज में नेपाल में महंगाई की मार बहुत ज़्यादा है, भारत से दूरी है, नेपाल युवाओं चाइना से बहुत ज़्यादा असंतोष हैं। जो नेपाली युवा हैं वो कह रहे हैं कि चाइना का बहुत ज़्यादा अधिकार बढ़ता जा रहा है और अब नेपाल में लोकतंत्र से लोग ऊब गए हैं और अब वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अभी 5 दिसंबर को नेपाल के पोखरा और बुटवाल जैसे बड़े राज्यों में विरोध प्रदर्शन किए गए और मांग थी कि लोकतंत्र खत्म करके फिर से राजशाही लागू की जाए। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि लोग 12 साल में ही सेकुलरिज्म के चूरन से ऊब गए। अगर आपको बताऊं तो माय रिपब्लिक का एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार आम लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था से नाराज हैं। उनके हिसाब से लोकतंत्र के कारण वहाँ के जो नेता हैं
वो अपने हितों को देश से ऊपर रख रहे हैं और उनको अब लगने लगा है कि नेपाल की राजशाही इससे बेहतर थी। वामपंथियों ने लोगों को उम्मीद दी थी और वह उन पर खरे नहीं उतर सके। उसकी वजह से अब लोग वहां के माओवादी सरकार को रिजेक्ट कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वहां के जो मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर इस्लाम को बचाना है तो नेपाल में फिर से हिंदू राष्ट्र कायम करना होगा। राप्ती मुस्लिम सोसाइटी के अध्यक्ष जो अमजद अली हैं, यूएनपीसी माओवादी के जो मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष हैं साहुबुद्दीन और राष्ट्रवादी मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष बाबू पठान खान ने साफ कहा है कि हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म होने के बाद नेपाल में जो ईसाई मिशनरी हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, जिससे जो इस्लाम है वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र में ही सुरक्षित रह सकता है। मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष और जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं उनका ये भी कहना है कि 1951 में नेपाल में एक भी रजिस्टर्ड ईसाई नहीं था, लेकिन अगर आज हम 2011 की बात करें तो करीबन 3 लाख से ज़्यादा ईसाई हैं। हर गांव में पेंटिकॉस्टल चर्च खुल चुके हैं, रोमन कैथोलिक अपने पूरे सक्रिय हैं और बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है क्योंकि नेपाल में गरीबी ज़्यादा है। तो इस वजह से अब वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ के जो मुस्लिम है, जो गरीब मुस्लिम है, वो भी इस्लाम छोड़कर चर्च मतलब ईसाई बनते जा रहे हैं। तो इस वजह से वहाँ के जो मुस्लिम प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र फिर से बनाया जाए जिससे कि इस्लाम को सुरक्षित रखा जा सके। तो दोस्तों मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको पता लग गया है कि असली में लोग वहाँ पर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।